गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारी जो अगली फसल है, तिलहनी फसलों में 5वें नंबर पर सरसों आती है। इस सरसों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को आप अंतिम तक देखते रहिए बेटा। तो देखना, हमारी जो 5वें नंबर पर जो तिलहनी फसल है, ये राजस्थान और भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है बेटा। तो देखना, इसका नाम सरसों देखना, सरसों, जिसको अंग्रेजी में हम मस्टर्ड के नाम से जानते हैं, MUSTARD, मस्टर्ड। देखिए आप लोग, RD मस्टर्ड, MUSTARD मस्टर्ड का अर्थ होता है सरसों। अब देखना आप लोग बेटा, अलग अलग नामों से इसका जो हम ओरिजिनल नाम देखते हैं तो ब्रेसिका कंपस्ट्रीज लगाकर छोड़ देते हैं, लेकिन आपके अच्छे राइटरों की बुकों में इसका नाम दे रखा है ब्रेसिका जुन्सिया। जबकि ये ब्रेसिका जो जुन्सिया है, आप लोग अच्छे डीन है, एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे अगर रिसर्च कराते हैं तो इन सरसों की जो जितनी भी प्रजातियां हैं उनके बारे में अलग अलग दे रखा है। जैसे राई है, रावा है, काली सरसों है, पहाड़ी सरसों है। देखना, ये देखिए बेटा, जो पहाड़ी सरसों है, पहाड़ी राई, जिसका नाम ब्रेसिका जुन्सिया दे रखा है। क्या दे रखा है? ब्रेसिका जुन्सिया। जो हमारी काली सरसों है उसका नाम है ब्रेसिका निग्रा। देखिए, अभी मैं बताऊंगा, ब्रेसिका निग्रा जो है वो काली सरसों का वारिस नाम है। इसके अंदर 2n बराबर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 16। ध्यान रखना, ये जेड का प्रश्न है। ब्रेसिका, देखना यहां पर मैं लिख रहा हूं, ब्रेसिका निग्रा, निग्रा ये काली सरसों का वारिस नाम है। काली सरसों, सरसों का वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका निग्रा। यहां पर ये ऊपर रे की मात्रा है और निग्रा हो गया है। ब्रेसिका निग्रा ये काली सरसों का नाम है। हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो है ब्रेसिका जुन्सिया, जिसका अगर हम इसकी खोज करते हैं तो पहाड़ी राई के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पहाड़ी राई। तो यहां पर आपके सिलेबस में दे रखा है पहाड़ी राई, जिसका नाम दे रखा है यहां पर सरसों। जबकि काली सरसों का नाम ब्रेसिका निग्रा है। ये ध्यान रखना। इसमें 2n बराबर 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसमें 2n बराबर कितने पाए जाते हैं? डबल कितने हो जाएंगे? 36 पाए जाते हैं इसके अंदर। पहाड़ी राई के अंदर कितने पाए जाते हैं? 36, जिसको आप लोग सरसों ही मानते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर इसका वानस्पतिक नाम जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रेसिका, ब्रेसिका जुन्सिया, जुन्सिया ये इसका वानस्पतिक नाम है, जिसको मैं मानता हूं पहाड़ी राई। क्या मानता हूं? पहाड़ी राई। और आपके सिलेबस में इसको क्या मान रखा है? मस्टर्ड मान रखा है। क्या मान रखा है? मस्टर्ड मान रखा है। इसको हम हिंदी के अंदर सरसों कहते हैं। जबकि इसकी प्रजातियां बहुत सारी हैं, जैसे भूरी सरसों है, काली सरसों है, राई है, रावा है। ये हम इसके बारे में, जैसे आपकी रावा दे रखा है यहां पर सिलेबस के अंदर, तो हम इसके बारे में कल बात करेंगे। देखो, ये फसल पूरी होती है तो हम कल बात करेंगे, अन्यथा इस फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आप। तो देखिए, इसका नाम ब्रेसिका जुन्सिया, जिसका परिवार है, किस कुल से बिलोंग करती है? ब्रेसिकेसी। किससे करती है? ब्रेसिकेसी। देखना, ब्रेसिकेसी, जिसका नाम है कुर्सीफेरी। क्या है? कुर्सीफेरी है। ये ध्यान रखना। इसका वानस्पतिक नाम, इसका परिवार क्या है? कुर्सीफेरी। देखिए, इसको हम आपके सिलेबस में दे रखा है ब्रेसिकेसी, जिसका अन्य नामों से किससे जानते हैं? कुर्सीफेरी। ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं बेटा आप।
तो इसको ध्यान रखना। जैसे एस्ट्रेसिकुल था, जिसको हमने क्या माना था, कंपोजिटिकुल माना था। क्या माना था, कंपोजिटिकुल। किसका, सूरजमुखी का। उसी प्रकार से सरसों का देखना आप लोग, सरसों का जो फैमिली है वो कुर्सी ब्रेसिकेसी है, इसको हम कुर्सी फेरी कहते हैं। इसका ओरिजिन देखिए आप लोग, ये कहां से आया है, तो देखना इसको हम चीन मानते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान कहां मानते हैं, चीन। लेकिन बेटा देखिए आप लोग, और कुछ लोग देखना इसको, कुछ लोग कहां मानते हैं इसका, भारत या दक्षिणी पश्चिमी एशिया। कहां मानते हैं, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ये देख लीजिए आप लोग, बहुत सारे राइटर बुक में यहां पर ये दे रखा है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। तो देखना बेटा, बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि इसका उत्पत्ति स्थान, इसका जन्म स्थान भारतीय है, बहुत सारे इसका उत्पत्ति स्थान चीन मानते हैं, लेकिन यहां पर जो फैक्ट है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। तो ये ध्यान रखना। इसमें क्रोमोसोम की संख्या देखिए, क्रोमोसोम नंबर कितना है इसमें देखिए आप लोग, 2n बराबर 36 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 2n बराबर 36 पाए जाते हैं। तो देखिए बेटा, मैं आपको यहां पर सरसों, आप जानकारी प्राप्त कीजिए, आपके बुक में केवल सरसों दे रखा है, लेकिन यहां पर जो ब्रेसिका जुन्सिया है वो पहाड़ी राई का वानस्पतिक नाम है। किसका, पहाड़ी राई। ये काली सरसों अगर आपसे पूछता है कोई, क्योंकि जेट के अंदर या अन्य कंपटीशनों के अंदर काली सरसों का वानस्पतिक नाम पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम है ब्रेसिका निग्रा। क्या है, ब्रेसिका निग्रा है। ये ध्यान रखना, जिसको हम काली सरसों कहते हैं। इसके बाद में देखना, यहां पर आपके सिलेबस में दे रखा है सरसों का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका जुन्सिया। यदि हम सरसों का वानस्पतिक नाम जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम ये लगाकर छोड़ते हैं ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। क्या लगाकर छोड़ते हैं, कंपेस्ट्रिस। इसकी अन्य प्रजातियां हैं जो हम इसकी भिन्न भिन्न, जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे राई का क्या है, रावा का क्या है, काली सरसों का क्या है, भूरी सरसों का क्या है। तो ये बहुत सारी प्रजातियां हैं जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखना, यहां पर सरसों का आपके सिलेबस में दे रखा है, जिसका वानस्पतिक नाम मैंने क्या बताया, ब्रेसिका जुन्सिया है, और इसका परिवार ब्रेसिकेसी है, जिसको हम कुर्सी फेरी के नाम से जानते हैं। ओरिजिन इसका चीन है। कुछ लोग भारत मानते हैं, तो कुछ लोग क्या मानते हैं, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। और क्रोमोसोम की संख्या कितनी है इसमें, 2n बराबर 36। जबकि जो आपकी भूरी सरसों है उसमें गुणसूत्र की संख्या 20 है। राई में भी कितनी है, 20 है। ये ध्यान रखिए आप लोग। तो ये भिन्न भिन्न प्रजातियों के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके साथ में अब आगे चलिए आप लोग, इंपोर्टेंस, इसका महत्व क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, वो जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखना बेटा, इसका इंपोर्टेंस देखिए आप लोग। सरसों में चरपराहट, ये जेट का प्रश्न है। सरसों में चरपराहट, जिसको हम प्यूगेंसी के नाम से जानते हैं, PUNGEC, प्यूगेंसी, GENCY आएगा, GENCY, प्यूगेंसी, जिसका हिंदी अर्थ होता है चरपराहट। ध्यान रखना, सरसों में चरपराहट किसके कारण होता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जेट का प्रश्न बनता है। किसका बनता है, जेट का प्रश्न बनता है बेटा। तो ये ध्यान रखना, ये चरपराहट है वो आइसोथायोसाइनेट, ये देखिए आप लोग, इसके कारण होता है। ये देखिए आप लोग, इसको अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सॉरी,
थायोसाइनेट, ये देखिए आप लोग आइसोथायोसाइनेट, ये देखिए आप लोग आइसोथायोसाइनेट के कारण इसमें चरपराहट होता है। इसके साथ में ध्यान रखना, ये चरपराहट होता है, पुगेंसी होती है इसके अंदर, जिसको हम हिंदी बनाते हैं तो चरपराहट कहते हैं। कई बार जेट के अंदर पुगेंसी पूछ लेते हैं, पता नहीं रहता है बच्चों को, गलत कर देता है और 4 नंबर उसके खाते से भग जाते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए बेटा। अगला मैं इसका प्रश्न बना रहा हूं, देखना। सरसों के तेल में, सरसों के तेल में गंध या तीव्र गंध किसके कारण आती है? तो आपका उत्तर होगा सिनीग्रीन, एल्केहाइड्स के कारण आता है। ध्यान रखना, किसके कारण आता है? किसके कारण आता है? एल्केलाइड्स के कारण आता है। ये ध्यान रखिए आप लोग, एल्केलाइड्स, ठीक है। ये सिनीग्रीन एल्केलाइड्स हैं जिसके कारण से तीव्र गंध आती है। कभी कभार देखते होंगे कि सरसों, जहां तेल निकाला जाता है सरसों का, वहां पर तेल निकालने की जो, जिसको घाना बोलते हैं, उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो बेटा आपकी आंखों में जलन हो जाती है। वह तो देखना, ये जो जलन है वो सिनीग्रीन एल्केलाइड्स के कारण होती है। और इसके तेल में देखना, सरसों में तेल कितना पाया जाता है? सरसों में तेल या सरसों के बीज में तेल कितना परसेंट पाया जाता है, वो भी हमारे को पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर 42 से 44% तेल पाया जाता है। तो ध्यान रखिए। अगला इसका इंपोर्टेंट जानकारी प्राप्त करेंगे कि सरसों रबी में उगाई जाने वाली, ध्यान से सुनना, सरसों रबी में, क्योंकि ये रबी ऋतु की है, सरसों रबी ऋतु में उगाई जाने वाली भारत व राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल है। ये देखिए आप लोग, इस फसल को हम ऋतु ये जो रबी है उसमें उगाई जाते हैं, और ये भारत व राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल है, क्योंकि हमारे राजस्थान में इसके तेल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है खाने के अंदर। तो ये ध्यान रखना, इस सरसों के तेल का उपयोग देखना, सरसों के तेल का उपयोग खाना बनाने, साबुन बनाने, ग्रीस बनाने, इसके बाद में देखना फल एवं सब्जियों को परिरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व, अभी बताऊंगा मैं, परिरक्षित करने के लिए काम में लिया जाता है। क्योंकि बेटा ये जो प्रिजर है, जिसको आप प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग प्रिजर्वेशन में किया जाता है। प्रिजर्वेशन की परिभाषा भी बनती है जो आपके यहां सिलेबस में दे रखा है। प्रिजर्वेशन, परिरक्षित पदार्थ जैसे सिरका है, चीनी है, तेल है, नमक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ये देखना, ये परिरक्षित
पदार्थ है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सॉरी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, जो परिरक्षित करने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी परिभाषा यहां पर देखना, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक बिना रंग रूप परिवर्तित किए हुए लंबे समय तक सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? परिरक्षित कहलाता है। देखिए इसकी परिभाषा, ये आपके बोर्ड सिलेबस में 4 नंबर का चैप्टर दे रखा है, प्रिजर्वेशन, जिसको हम परिरक्षित कहते हैं हिंदी के अंदर। तो ध्यान रखना कि फल एवं सब्जियों को दीर्घ काल तक अर्थात लंबे समय तक रूप व रंग बिना परिवर्तित किए हुए लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, उसको हम परिरक्षित कहते हैं। तो यहां पर जो तेल है प्रिजर्वेशन परिरक्षित पदार्थ, ये क्या करता है? इस सरसों के तेल की जो परत होती है वो मोटी होती है, इसके अंदर फंगस जा नहीं पाता है, वो उस तेल में डूबकर मर जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये जो तेल है परिरक्षित व स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद में देखना, यहां पर एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है कि सरसों का केंद्रीय अनुसंधान सरसों का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? केंद्र कहां स्थित है? ये राष्ट्रीय कह दो, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, या सरसों केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहां है, या अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो आप लोगों का उत्तर होगा सेवर, भरतपुर। अब की बार भी आ सकता है ये जेट के अंदर, ध्यान रखना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेट का प्रश्न। तो यहां पर ये प्रश्न बनने वाले हैं, जैसे सरसों का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, यहां पर सेवर, भरतपुर, ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। यहां पर इसमें जो तीव्र गंध है किसके कारण आती है, ये भी जेट का प्रश्न है, सिनिग्रीन के कारण, सिनिग्रीन एल्केलाइड्स पाया जाता है, और सरसों में चरपराहट है आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। तो ये ध्यान रखिए बेटा, ये 4-5 प्रश्न है इसके अंदर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करना। इस बोर्ड पर जो लिखी हुई है उसको आप लोग बिल्कुल अच्छी प्रकार से अपने मस्तिष्क में उतारिए। इसके बाद में देखना इसका इंपॉर्टेंस अगला है, इसके फल को, सरसों के फल को देखना, यहां पर मैं लिख रहा हूं सरसों के फल को किस नाम से जानते हैं? तो यहां पर आप लोग लिखेंगे सिलिकुआ। किसके नाम जानेंगे? सिलिकुआ, क्योंकि इसका जो फल है वो फली में बदल जाता है, और फली के अंदर क्या होता है? बीज होता है। तो हमने इसका नाम क्या दिया है? सिलिकुआ। क्या दिया है? सिलिकुआ। क्या दिया है? सिलिकुआ। ये ध्यान रखना आप लोग, ये भी जेट का प्रश्न है, ये कई बार पूछा हुआ एग्जाम के अंदर कि सरसों के फल को किस नाम से जानते हैं? सिलिकुआ के नाम से जानते हैं। तो ये हमने इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि देखिए सरसों में चरपराहट, जिसको पुगेंसी के नाम से जानते हैं, कई बार पुगेंसी के नाम से ही पूछा जाता है बेटा। तो यहां पर आइसोथायोसाइनेट है, सरसों के तेल में तीव्र गंध है, सिनिग्रीन एल्केलाइड्स के कारण होती है, सरसों में तेल की मात्रा 42 से 44% होती है, इसकी जो तेल निकालने के बाद में शेष पदार्थ बच जाता है, ध्यान से सुनना, उससे खल्ली बनाई जाती है, जिससे पशुओं को भी खिला सकते हैं आप, और साथ के अंदर आप कंपोस्ट भी बनाते हैं। और इसकी कंपोस्ट फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसान को पता नहीं रहता है, और उसको वेस्टेज पशुओं को खिला देते हैं, और या फिर वो बेच देते हैं। तो देखिए बेटा, इसका इंपॉर्टेंस आप लोग खली का आप लोग अपने खेत में करते हैं तो फसल का पैदावार बहुत ज्यादा होता है। और न और जो फल वाले पौधे हैं, यदि हम इसको सड़ाकर फल या बगीचे में इसकी खली को देते हैं तो प्रोडक्शन, फलों का आकार और पैदावार दोनों बढ़ती है। इसलिए इस सरसों की खली को कंपोस्ट बनाने के लिए भी काम में लेवे।
सरसों रबी ऋतु में उगाई जाने वाली भारत व राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल है। सरसों के फल को हम सिलिकुआ के नाम से जानते हैं। सरसों तेल का उपयोग खाना, सरसों के तेल का, यहां देखना, सरसों के तेल का उपयोग खाना बनाने, साबुन, कोमा ग्रीस, फल एवं सब्जियों को परिरक्षित करने के लिए काम में लिया जाता है। यहां पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी बहुत सारे बच्चे जेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अब की बार देखना ये प्रश्न आने की संभावना है। सरसों केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? सेवार भरतपुर के अंदर है। ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है क्लाइमेट। इस फसल की जलवायु किस प्रकार की होती है, तो ये ध्यान रखना, इसकी जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए क्लाइमेट देखिए बेटा, इसकी सफल खेती के लिए समशीतोष्ण व शीतोष्ण जलवायु बहुत अच्छी होती है। देखना यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप ऐसे लिखेंगे कि सरसों की सफल खेती के लिए समशीतोष्ण एवं शीतोष्ण जलवायु बहुत अच्छी रहती है। इसको हम शुष्क एवं ठंडी जलवायु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपकी बुक में यहां दे रखा है समशीतोष्ण एवं शीतोष्ण जलवायु। ये ध्यान रखना बेटा, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, आप लोगों को पता नहीं रहता है कि ये समशीतोष्ण क्या है और शीतोष्ण क्या है। तो आप लोग यहां पर शुष्क एवं ठंडी जलवायु से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए कितना? पौधे की वृद्धि के लिए 18 से 25 डिग्री, ध्यान रखना, पौधे की वृद्धि के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, पौधे की वृद्धि के लिए 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत अच्छा रहता है। इस फसल के लिए पाला सबसे खतरनाक साबित होता है, पूरी फसल को तबाह कर देता है। इसके लिए पाले से बचाव के लिए आप 0.1% H2SO4 का छिड़काव कर दें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, पौधे की वृद्धि के लिए 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत अच्छा रहता है। और ध्यान रखिए बेटा, इसकी खेती राजस्थान के सभी जिलों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। ध्यान रखना, इसकी खेती राजस्थान के सभी जिलों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। ये देखिए आप लोग, पौधे की वृद्धि के लिए 18 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत अच्छा रहता है। और इसकी खेती 80 सेंटीमीटर, कितनी? 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले, देखना बेटा, 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। देखिए, इसको पानी की भी बहुत कम आवश्यकता होती है बेटा, सिर्फ इसको पाले से डर रहता है, क्योंकि एक बार फसल के अंदर पाला गिर जाता है तो पूरी फली के अंदर जो दाने होते हैं उसको पूरी तरह से जला देते हैं, उसको पशु भी नहीं खाते। देखिए बेटा, क्योंकि ये सिनिग्रीन है, वो जहर उत्पन्न कर देता है। यदि इस पाला गिरी हुई फसल को पशु को खिला देते हैं तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभार देखा होगा आपने, जैसे गुजर पड़ जाती हैं, अपनी भेड़ों को, बकरियों को चराते हैं और बहुत सारी भेड़ें मर जाती हैं, बकरियां मर जाती हैं, तो उसी का कारण है। इसमें सिलिग्रीन है, वो जहर का काम हो जाता है, लेकिन किसमें परिवर्तन हो जाता है? जहर में परिवर्तन हो जाता है और वो मर जाता है। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, इसका अगर पाले का नियंत्रण करना है तो सुबह जल्दी उठिए, 4 बजे आप लोग चारों खेत के चारों और धुआं कीजिए, हल्की सिंचाई कर दें में, और आप लोग
H2SO4 का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल बनाकर छिड़काव करें। ठीक है, इससे फसल काफी हद तक बच जाती है। और देखना बेटा, यहां पर कई बार पूछा हुआ है जेट के अंदर कि सरसों की खेती कितने वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके बाद में देखना इसकी मर्दा देखिए कि मर्दा किस प्रकार की मर्दा होनी चाहिए। तो इसकी सफल खेती के लिए दोमट एवं हल्की दोमट मर्दा बहुत अच्छी रहती है। हल्की दोमट मर्दा एवं हल्की दोमट मर्दा बहुत अच्छी रहती हैं या श्रेष्ठ रहती है, बहुत अच्छी रहती है। यहां पर देखिए बेटा, जितना इंपॉर्टेंट क्लाइमेट है, यहां मैंने जलवायु के बारे में आपको स्पष्ट बताया है कि इसको समशीतोष्ण एवं शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। आप लोग काफी दिनों से फसलों की स्टडी कर रहे हैं, तो आप शीतोष्ण के बारे में भी जानकारी प्राप्त कीजिए और समशीतोष्ण के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। समशीतोष्ण का मतलब शुष्क और शीतोष्ण का मतलब ठंडी। पौधे की वृद्धि के लिए 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। मृदा देखिए दोमट, इसकी सफल खेती के लिए दोमट एवं हल्की दोमट मृदा श्रेष्ठ होती है। भूमि का पीएच मान देखिए 6 से 8.5 के मध्य बहुत अच्छा रहता है। तो देखना बेटा, इसकी खेती आप लोग लगभग सभी प्रकार की मृदा में इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। देखिए, इसमें ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है किसान को, केवल इसमें क्लाइमेट मृदा किस्म पर निर्भर करता है। देखिए, मैं इस सरसों की बहुत सारी ऐसी किस्में आपको बताऊंगा जो जेट के अंदर आएगी। इसके बाद में देखना, मृदा के जस्ट बाद हमारा अगला पॉइंट बनता है उन्नत किस्में। देखना आप लोग, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अब की बार भी आ सकती है, उन्नत किस्में। ये ध्यान रखना बेटा, जेट के अंदर ये प्रश्न आ सकता है किस्मों के बारे में। तो देखना, पहली किस्म बता रहा हूं मैं, बायो 902, जिसका अन्य दूसरा नाम है पूसा जय किसान। ये देखिए, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, पूसा जय किसान है बेटा। ये देखना, किसान पूसा जय किसान, जिसको हम अन्य नामों से बायो 902 के नाम से जानते हैं। ये कई बार जेट के अंदर आने के चांसेस होते हैं, तो इस किस्म को अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लेना कि पूसा जय किसान का दूसरा नाम है बायो 902। इसके बाद में देखिए बेटा, यहां पर मैं अगली किस्म बता रहा हूं आपको, लक्ष्मी। कौन सी है? लक्ष्मी। ये किस्म भी बहुत ही बढ़िया है। ये लवणीय क्षेत्रों में इस किस्म की बुआई करते हैं तो बहुत अच्छा पैदावार देती है, जिसका नाम है RH 8812 के नाम से जानते हैं। 8812 के नाम, क्योंकि ये किस्में ऐसे होती हैं आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो आप लोग इस किस्म को, सबसे इंपॉर्टेंट इस फसल के अंदर किस्म है, क्योंकि एक किस्म अगर गलत कर दे तो संपूर्ण किस्म गलत हो जाती है। तो ये ध्यान रखना बेटा, एक बार आप अपने ट्रिक्स पर ले लेंगे तो कभी किस्मों के भूलेंगे नहीं। लेकिन ये कब होगा? जब आप बार बार 3-4 बार आप लोग याद करते हैं, तो आप लोग इस बहुत बड़ी कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर तीसरी किस्म है पूसा बोल्ड। देखिए आप लोग, पूसा बोल्ड, ये किस्म भी बहुत बढ़िया है, पैदावार बहुत अच्छी देती है। इसके बाद में देखना 4 नंबर पर पूसा कल्याणी, जिसको हम लोटनी सरसों के नाम जानते हैं। लोटनी सरसों।
इसकी खास विशेषता क्या है कि नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत ज्यादा फलियां होती हैं, जिससे पौधे में भार भर जाता है और पौधा भूमि पर लेट जाता है। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने, लोटनी सरसों दे दिया है। इस सरसों का दूसरा नाम लोटनी सरसों भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोटनी सरसों। तो ये ध्यान रखिए, पूसा कल्याणी का दूसरा नाम है लोटनी सरसों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। आजकल किसान इसकी बुआई बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि इस फसल को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो देखना, इसके बाद में देखना अगली किस्म है T59। क्या है, T59, जिसको वरुणा के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, वरुणा। क्या है, वरुणा है। तो ये ध्यान रखना, अन्य नाम T59 का वरुणा है। इसके बाद में देखना क्रांति। ये देखिए क्रांति, ये T59 भी बहुत अच्छी किस्म है। ये कई बार जेट के अंदर प्रश्न आया हुआ है। T59 किसकी किस्म है, यहां पर इसका दूसरा नाम क्या है, वरुणा है। इसके बाद में देखना क्रांति। क्रांति का दूसरा नाम है PR15। क्या है, PR15 है। इसके बाद में देखिए आप लोग, 7वें नंबर पर किस्म आपकी आती है RH10। इसके बाद में देखना 8वें नंबर पर रजत। और 9 नंबर पर है आपकी अरावली। इसके बाद में 10 नंबर पर देखिए बेटा आप लोग, 10 नंबर पर है माया। और 11 नंबर पर आपकी आती है आशीर्वाद। ये देखिए, मैंने आपको 11 किस्में बता रखी हैं जो जेट के अंदर आने की संभावना है। ये देखिए बेटा, मैंने आपको भिन्न भिन्न किस्में बताई हैं। जहां भी जेट लिख रखा है अपने मस्तिष्क में फीड कर लेना कि बायो 902 का दूसरा नाम पूसा जे किसान, लक्ष्मी RH 8812, पूसा बर्ड, पूसा कल्याणी जिसको लोटनी सरसों के नाम जानते हैं, T59 वरुणा, क्रांति PR15 भी कहते हैं इसको। PR15 का दूसरा नाम क्रांति है, RH10 रजत, अरावली, आशीर्वाद और माया। ये किस्म है जो सरसों की मोस्ट और इंपॉर्टेंट किस्म है। इसके बाद में देखना बेटा, जो हमारा अगला टॉपिक है, किस्म के बाद में अगला टॉपिक है हमारा बीज की मात्रा। क्या है, बीज की मात्रा। देखना तो आप लोग इसकी सीड रेट देखिए, सीड रेट, बीज की मात्रा, सीड रेट जिसको हम बीज की मात्रा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, बीज की मात्रा। याद रखना, ठीक है। तो मैं यहां पर अलग बता रहा हूं, असिंचित क्षेत्र के लिए और सिंचित क्षेत्र के लिए, सिंचित क्षेत्र के लिए, ठीक है, अलग अलग है बेटा। यहां पर देखना, असिंचित क्षेत्र के लिए आप लोग 4 से 5 किलोग्राम, दिख रहा ना आपको, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बुआई करें। और सिंचित क्षेत्र में देखना बेटा, कितना लेंगे आप, जहां पानी की व्यवस्था है वहां पर आप लोग बीज लेंगे 2.5 से 2.5 है यहां पर से 3 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज की बुआई करें। क्योंकि अगर आप लोग सिंचित क्षेत्र में 4 से 5 किलोग्राम बीज की दर ले लेते हैं तो हमारा पैदावार कम हो जाता है, क्योंकि पौधे को फेरने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, पौधे पास में आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि असिंचित क्षेत्र के अंदर, असिंचित क्षेत्र के लिए हम 4 से 5 किलोग्राम, यहां पर इस लाइन को देखना, यहां मिटा रहा हूं मैं,
यहां ऊपर खींच रहा हूं इसके मर्दा के, तो देखना ऐसे क्षेत्र के लिए 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर और सिंचित क्षेत्र के लिए 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज की मात्रा लेंगे। इसके बाद में आता है हमारा सीड ट्रीटमेंट आता है। क्या आता है? सीड ट्रीटमेंट आता है। बीजोपचार है, बीजोपचार देखिए, बीजोपचार है। देखिए बेटा, बीजोपचार के अंदर आप लोग क्या लेंगे? 3 ग्राम थायरम, यहां पर आप केप्टान भी ले सकते हैं, प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, यहां हिसाब का मतलब है कि आप लोग 3 ग्राम 1 किलोग्राम दवा मिले। जैसे यहां पर 4 किलोग्राम है तो 4 × कितना हो गया? 12 ग्राम दवा हो गई। या 5 किलोग्राम बीज है तो 15 ग्राम दवा हो गई। यहां पर 3 केजी है तो 9 ग्राम दवा हो गई। तो ये ध्यान रखना, 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बीज की बुआई करें, क्योंकि मृदा के अंदर मृदा जनित रोग होते हैं, बीज जनित रोग होते हैं। बीज जनित का मतलब बीज के अंदर ही रोग छिपे हुए होते हैं। मृदा जनित का अर्थ होता है मृदा के अंदर भी बीज रोग छिपे हुए होते हैं। तो बीज जनित और मृदा जनित रोगों को खत्म करने के लिए बीजोपचार करना अति आवश्यक है। इसलिए हम हर फसल के अंदर बीजोपचार करते हैं, क्योंकि हमारी मृदा के अंदर और बीज के अंदर नाना प्रकार के रोग एवं इंसेक्ट लगे हुए होते हैं। क्योंकि बीज नमी को ग्रहण करता है और पूरी तरह से रोगों को जन्म देता है। इसलिए बेटा, फसल बोने से पहले बीज को बोना ही अति आवश्यक, बीज को उपचारित करना अति आवश्यक है, क्योंकि बीज किसान का एक आधार होता है। अगर बीज अच्छा था, बीज क्या था? अच्छा था, लेकिन अच्छे को हमने क्या कर दिया? खराब कर दिया। बताया था मैंने आपको बीज के अंदर, क्योंकि 24 से 48 घंटे के लिए बीज को उपचारित करना अति आवश्यक है। क्योंकि जो आज हम देखने को हमारे को मिल रहा है कि नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार के इंसेक्ट, जैसे अभी मैंने आपको धान की फसल शुरुआत के अंदर क्रॉप पढ़ाई थी, उसके अंदर गंदी बग था। अब ये गंदी बग क्या करता है कि उस बालियों का रस चूसता है, क्योंकि इसकी पहचान कीट की क्या करेंगे? तिकोना। इस कीट का कैसे होता है? ऊपर से इस प्रकार से होता है आकार, ये देखना, जिसको आप कहते हैं राम जी की गाय से थोड़ा छोटा होता है, वैसा ही होता है। और इस प्रकार से इसका ऊपर से ऐसा आकार होता है, देखना, तिकोना होता है। उसके बाद में इसके पर होते हैं, इस प्रकार से मुंह होता है इसका, है ना, इस प्रकार से होता है, इसके इंसेक्ट होता है। राम जी की गाय होता है वैसे इस होता है। जो ये क्या करता है? रस को चूसता है और दाने को बेकार कर देता है। ठीक है, दाने कमजोर होते हैं। तो ये ध्यान रखिए बेटा, हर कीट, हर रोग के बारे में अगर किसान अपने दिमाग में लेकर चलता है तो वो फसल बर्बाद नहीं होती है, क्योंकि किसान का जो पैदावार वो बढ़ेगा, फसल भी अच्छी होगी। अगर वो ध्यान नहीं देता है, वो अन्य दवाओं के चक्कर में आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी दवा क्या होती है? सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब अंतः प्रभावी। बहुत सारे कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि अंतः प्रभावी दवाएं कौन कौन सी हैं, तो आप लोगों को पता हो अंतः प्रभावी का मतलब ये अंदर तक इंसेक्ट, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो अन्य दवाओं से नहीं मरते हैं। तो सिस्टेमेटिक जो केमिकल हैं उनका या रसायन है उनका उपयोग किया जाता है, जिसको अंतः प्रवाही रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः प्रवाही रसायन कहते हैं, जो इंसेक्टों को मारने के लिए काम में लिया जाता है। अब इंसेक्ट तो मर जाते हैं, लेकिन बेटा वो दवाई क्या करती है? सिस्टमेटिक जो दवा है, जिसको हम हिंदी में अंतः प्रवाही कहते हैं, वो क्या करती हैं कि मनुष्य के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं, जो आज मनुष्य के भी नाना प्रकार की बीमारी हो गई है। तो ये ध्यान रखना, हम ऐसी दवाओं का उपयोग ना करें जिसकी वजह से मनुष्य का स्वास्थ्य और वातावरण प्रभावित हो, क्योंकि हमारे को ऐसी दवाओं का उपयोग करना है जो वातावरण को बिना दूषित
कि ये इंसेक्ट को खत्म कर दें। एग्रीकल्चर यही कहना चाहती है कि बिना वातावरण से छेड़छाड़ किए हुए केमिकलों का छिड़काव करें जिससे कोई हानि नहीं हो। इस बीजोपचार के तुरंत बाद, क्योंकि हमने सीड रेट देखा है, बीजोपचार देखा है, इसके बाद में हम देखते हैं हमारा बुआई का समय है। ध्यान रखिए किसका समय, बुआई का समय देखिए, सोविंग टाइम देखिए आप लोग, क्या सोविंग टाइम देखिए, ये देखिए टाइम ऑफ सोविंग, सोविंग देखिए आप लोग कि बुआई का समय, हाँ बुआई का समय देखिए आप लोग। ये भी बुआई का समय भी बहुत जरूरी है बेटा कि असिंचित क्षेत्र में, पहला है असिंचित, असिंचित, असिंचित क्षेत्र में और दूसरा है सिंचित क्षेत्र में, सिंचित क्षेत्र, क्षेत्र में। ये ध्यान रखिए आप लोग, अलग अलग बता रखे हैं यहां पर सोविंग टाइम। तो यहां पर देखना जो ऐसी क्षेत्र है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, 15 सितंबर, सितंबर से 15 अक्टूबर, अक्टूबर तक बुआई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखना सोवी टाइम ऐसे क्षेत्र में कर दिया हमने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, और सिंचित क्षेत्र में हम करते हैं 31 अक्टूबर तक बुआई कर दे, अक्टूबर तक बुआई कर देवे। इसके बाद यदि हम बुआई करते हैं तो हमारा जर्मिनेट फसल का बहुत कम होगा और साथ के अंदर पाला के चपेट में आ जाएगा और किसान की जो लागत है वो जीरो आ जाएगी, जीरो बैलेंस पर। ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम क्या हो जाएगी, जीरो बैलेंस हो जाएगी। किसान बोया न बोया कोई मतलब नहीं है, कर्जा लेकर जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, इसकी बुआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसान समय रहते हुए या अपने समय को देखकर, क्योंकि जो हमारे जो कृषि पंचांग हैं हमारे सिलेबस में दे रखा है, 12वीं के सिलेबस में दे रखा है कृषि पंचांग, जिसको कृषि कैलेंडर कहते हैं, जो ग्रह नक्षत्रों को देखकर खेती करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं कि कब भूमि का पानी ऊपर आ जाता है, कब भूमि का पानी नीचे चला जाता है, क्योंकि कृषि कैलेंडर है। कृषि विभाग एक कैलेंडर कृषि पंचांग जारी करता है। बहुत जो बृहद किसान, किसान 3 प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो लघु किसान होता है, एक सीमांत किसान होता है, एक बृहद किसान होता है। तो देखना लघु किसान को इतना पता नहीं रहता है कि कृषि कैलेंडर भी आता है, क्योंकि उसके 1-2 बीघा जमीन होती है, उसको पता नहीं रहता है किस तरीके से खेती करना, किस तरीके से नहीं करना है। जो वृहद किसान है उसको सारा पता रहता है कि कृषि विभाग से जो कृषि कैलेंडर जारी होता है उसको देखकर वो क्या करता है, खेती करता है, जिससे उसका पैदावार क्या होता है बेटा, बहुत अच्छा होता है। तो ये ध्यान रखना कि असिंचित क्षेत्र में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई कर देते हैं और सिंचित क्षेत्र में 31 अक्टूबर तक हम बुआई कर देते हैं। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है पौध अंतरण। देखिए क्या आता है, पौध अंतरण। ये देखिए, क्योंकि पौध अंतरण अगर ज्यादा हो जाता है या कम रहता है तो भी नुकसान है और ज्यादा रहता तो भी नुकसान है। क्योंकि अगर पौध अंतरण सिस्टमेटिक तरीके से रहता है तो वीड्स को अभी प्रकोप नहीं होता है। वीड्स का मतलब खरपतवारों को भी प्रकोप नहीं होता है, निराई गुड़ाई करने में सुविधा रहती है, या अन्य कार्य करने के लिए भी हम खेत के अंदर जो क्रियाएं करते हैं, कृषि क्रियाएं, वो भी सफलतापूर्वक हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोग पौध अंतरण सिस्टमेटिक तरीके से करना है। यहां पर रो टू रो, लाइन टू लाइन कितनी रखना है अपन को पता होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर। कितनी, 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी। और P गुना P कितना रखना है, 10 से 15 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये ध्यान रखना। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी बेटा कितनी रखनी है, 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी है। जिससे क्या होगा, फसल का पैदावार बहुत अच्छा होगा। इसके अंदर पौधे के अंदर फलियों का निर्माण भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि किसान को पता नहीं रहता है। हाँ, कभी कभार क्या करते हैं, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रख देते हैं हम, 10 ही रख देते हैं,
क्योंकि बुआई क्या कर देते हैं, बीज क्या ले लेते हैं 4 से 5, जैसे शिशित में भी 5 से 10 किलोग्राम तक बीज ले लेते हैं हम सरसों का। तो उसमें क्या होता है, सरसों क्या हो जाती है, जाडी हो जाती है। जाडी होगी तो क्या उस पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती है, जहाँ था वो वहीं रहेगा। उस फसल को हम किस काम में लेते हैं, फसलों के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि बीज के लिए हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बीज को तो हम बोना है तो लाइन से लाइन की दूरी को 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी को कितना रखना है, 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है, वो ध्यान से देखिए बेटा, जो हमारा अगला पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो है खाद एवं उर्वरक। क्या है, खाद एवं उर्वरक। देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं कि कितना खाद एवं उर्वरक देना है, वो आप लोगों को पता होना है। देखिए यहां पर अंग्रेजी देखिए, मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर है ना, यहां पर फर्टिलाइजेशन मत कर देना, क्योंकि यहां पर निश्चित हो जाएगा। यहां पर फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। देखिए बेटा यहां पर खाद एवं उर्वरक है, वो हमारे को निर्धारण करना है। तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है वो कितना है, 92 kg, कितना है 92, ठीक है, 92 kg प्रति हेक्टर। और फास्फोरस कितना देना है, 32 किलोग्राम प्रति हेक्टर। और पोटेशियम कितना देना है, 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से देना है। अब ये तिलहनी फसल होने के कारण क्या होगा बेटा, किसान को एक बात ध्यान रखना होगा कि बीज की बुआई करने से पहले मृदा के अंदर 250 किलोग्राम, यहां पर नोट लगाता हूं, देखना नोट डाल दिया है मैंने यहां। देखिए बेटा, इससे पहले ये आप लोगों किसान को ध्यान रखना होगा कि 250 किलोग्राम, 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से जिप्सम का भूमि में अच्छी प्रकार से मिलावें। ये ध्यान रखें, जो जिप्सम क्या करती है, जिप्सम फसल की जो तिलहनी फसल है, जैसे मूंगफली है, सरसों है, तिल है, ये जो तिलहनी फसल है, सनफ्लावर है या सैफफ्लावर है, उसके अंदर जिप्सम बहुत अच्छा काम करती है। ये बीज के अंदर तेल की मात्रा और दाने को चमकीला बनाती हैं, बीज के अंदर तेल की मात्रा बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत सारे क्या करते हैं, सल्फर भी डालते हैं, जो जिप्सम की जगह आप लोग क्या डाल सकते हैं, सल्फर डाल सकते हैं। सल्फर भी क्या करता है, बीज के अंदर तेल की मात्रा बनाता है। तो ये था हमारा मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। ध्यान से देवें, नाइट्रोजन की मात्रा 92 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से देवें, और फास्फोरस है वो 32 किलोग्राम प्रति हेक्टर। चूंकि 1 हेक्टर में ध्यान रखना, 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने होते हैं, चूंकि 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। क्या होते हैं, वर्ग मीटर। तो ये ध्यान रखना, 1 हेक्टर में कितने हजार वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर में ये इतनी मात्रा देनी है। 92 किलो प्रति हेक्टर देना है नाइट्रोजन, और फास्फोरस देना है 32 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से, और पोटेशियम देना है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और आपको 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर जिप्सम देना है, जिससे फसल के अंदर तेल की मात्रा अच्छी होती है। हमारा अगला बिंदु है इरिगेशन। क्या है, सिंचाई, जो हम बेटा उस पॉइंट को कल देखेंगे। तो देखिए बेटा, आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आप लाइक करना, कमेंट्स करें। धन्यवाद।